वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम आर्थिक सर्वे 2022-23 केंद्र सरकार का जो इकोनॉमिक सर्वे है 2022-23 उनसे संबंधित लगभग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जिसे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। ये आपके आगामी जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, उनमें आर्थिक सर्वे से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है उसको देखिए। आर्थिक सर्वे के अनुसार 2022-23 में वास्तविक आर्थिक विकास की जो दर है वो कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है। रियल जीडीपी की अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए, तो ये जो अनुमान लगाया गया है वो बजट में कितना है, 7%। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी। पिछले वर्ष की अगर हम बात करें 21-22 की 21-22 में, तो उसमें जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी, 8.7%। ठीक है, लेकिन 22-23 के लिए 2022-23 के लिए जो अनुमान है वो कितना है, रियल जीडीपी 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न देखिए। आर्थिक सर्वे में प्रयोग किया गया शब्द रिवर्स फ्लिपिंग, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अधिवास की वापसी, का क्या आशय है। देखिए, फ्लिपिंग की अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है कि कोई भी भारतीय कंपनी होती है, उसकी ओनरशिप, उसका जो संपूर्ण स्वामित्व है वो विदेशी इकाई में स्थानांतरित अगर हो जाता है, ठीक है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फ्लिपिंग। लेकिन रिवर्स फ्लिपिंग का मतलब क्या हो गया, वो सारी कंपनियां जिनका जो ओनरशिप है, स्वामित्व है, विदेशी इकाई में स्थानांतरित हो गया है, लेकिन वो वापस भारत आने लग जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स फ्लिपिंग कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। जो आर्थिक सर्वे है उसमें बताया गया है कि जो भारतीय कंपनियां विदेशी इकाई में स्थानांतरित हो गई हैं, वापस अब वो एक तरह से क्या हो गई हैं, भारत आने लग गई हैं, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा ऐसी कंपनियों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। भारत में कैपिटल मार्केट, जो पूंजी बाजार, उसका विकास हो गया है, और उस वजह से वापस ऐसी कंपनियां जो है वो भारत की ओर अपना रुख कर रही हैं। अगला है, आर्थिक सर्वे में मुद्रास्फीति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। 2022-23 में खुदरा मुद्रास्फीति, जो रिटेल इन्फ्लेशन है, वो 6.8% अनुमानित है। ठीक है, 2022-23 में खुदरा मुद्रास्फीति, रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब एक तरह से किससे हो गया, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे आधारित जो मुद्रास्फीति है, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो इस पर जो इन्फ्लेशन को मापा जाता है, मुद्रास्फीति की माप दो तरीके से की जाती है। एक तो रिटेल इन्फ्लेशन जो सीपीआई पे आधारित होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पे आधारित होता है, और इस सर्वेक्षण में बताया गया है कि 2022-23 में ये जो इन्फ्लेशन है वो कितना रहने का अनुमान है, 6.8%। तो देखिए, पहला कथन तो बिल्कुल सही है। पिछली बार का जो इन्फ्लेशन था 21-22 में वो कितना था, 5.5%, लेकिन 2022-23 में ये बढ़कर 6.8% हो गया है। तो पहला कथन तो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखिए, जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है, थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित जो मुद्रास्फीति है, वो कितनी रहने का अनुमान है, 10.5%। तो ये दोनों कथन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। देखिए, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स हमारा है WPI, उस पे आधारित जो इन्फ्लेशन है 2022-23 के लिए 11.5 है। पिछले वर्ष 21-22 में कितना था, 13% था। तो इसमें एक तरह से ये कमी आई है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों कथन सही हैं। करेक्ट हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी।
ठीक है। 2022-23 में खुदरा मुद्रास्फीति 6.8% का अनुमान है और 2022-23 में WPI पे आधारित जो मुद्रास्फीति है, थोक मूल्य सूचकांकों पे आधारित जो स्फीति है, वो 11.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। दोनों कथन हमारे सही हैं। अगला देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिसंबर 2022 में अभी तक का उच्चतम यूपीआई लेन देन हुआ है। तो देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि जो यूपीआई लेन देन को बढ़ावा दिया गया है, तो अभी तक का जो सर्वाधिक लेन देन है, कितने ट्रांजैक्शन, 782 करोड़ ट्रांजैक्शन। ये हम रुपयों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कितने ट्रांजैक्शन हुए, कितने लेन देन हुए हैं, 782 करोड़। और कितने रुपयों का हुआ है, ये आपका है 12.82 लाख करोड़ रुपये का लेन देन हुआ है। देखिए, ट्रांजैक्शन की जो नंबर है वो कितने हैं, 782 करोड़। और कितने रुपये का लेन देन हुआ है, 12.82 लाख करोड़ से भी अधिक का लेन देन हुआ है। तो पहला कथन तो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा है, पिछले 8 वर्षों में प्रमुख पत्तनों की जो क्षमता है, जो पोर्ट्स हैं उनकी कैपेसिटी है, वो डबल हो गई है। ये बात भी आर्थिक सर्वेक्षण में कही गई है। फिर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, डिजिटल वाणिज्य के लिए ओपन नेटवर्क जो है वो, ये बात भी सर्वेक्षण में कही गई है। और पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान केवल लोगों की निर्बाध आवाजाही के लिए है। ये कथन सही नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ देखिए केवल लोगों के लिए, जबकि बजट में जो हमारा सर्वेक्षण है, आर्थिक सर्वेक्षण से बताया गया है कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान जो है वो लोगों और वस्तुओं दोनों की निर्बाध आवाजाही के लिए, ठीक है, लोगों के लिए भी है और वस्तुओं की आवाजाही के लिए भी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ केवल लोगों के लिए हम नहीं कह सकते, ठीक है, लोगों और वस्तुओं दोनों के लिए है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा कथन जो है वो सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है, आर्थिक सर्वे के अनुसार 2023-24, ठीक है, जो आगामी फाइनेंशियल ईयर है उसमें सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है उसकी क्या रेंज है। तो देखिए, 2023-24 के लिए जो अनुमान लगाया गया है वो हमारा है 6 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। और बजट में ऐसा बताया गया है कि ये जो दर है 6 से 6.8% रहेगी 2023-24 में। लेकिन ये किसके ऊपर निर्भर है, हमारा जो वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, जो घटनाक्रम होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर निर्भर है। अगर कोई सामान्य परिस्थितियां बनी रहती हैं, कोई ज्यादा उतार चढ़ाव अगर नहीं आता है, तो ये हमारी ग्रोथ रेट रहेगी अगले वित्तीय वर्ष, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। और 2022-23 का जो अनुमान है वो कितना है, 7% का है, ठीक है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। अगला देखिए, आर्थिक सर्वे के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है। फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें 2023-24 का पूछा हुआ है। देखिए, 22-23 का अगर पूछा जाता है तो 22-23 में जो फिस्कल डेफिसिट है वो 6.4% है जीडीपी का। 2021-22 में कितना था, 6.7% था। लेकिन 2023-24 में कम होने का अनुमान लगाया गया है, 5.9% रहने का अनुमान है, ठीक है। 2023-24 का पूछा हुआ है, कितना अनुमानित है, 5.9%। ऑप्शन हमारा डी। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। ये हमारे जो क्वेश्चन है वो सारे आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित हैं। यह विश्व में 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है,
पहला कथन तो गलत है, क्योंकि आर्थिक सर्वे के अनुसार अगर हम देखें तो इसमें बताया गया है कि भारत जो है वो 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर है। ठीक है, सेवा का जो निर्यातक है वो कौन सा है, 7वां बड़ा है, 5वां नहीं है। ठीक है, तो पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा है वर्ष 2022 में विदेशों से सर्वाधिक धनराशि भारत को प्राप्त हुई है, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, आर्थिक सर्वे में बताया गया है कि 2022 में विदेशों से जो धनराशि भेजी जाती है उसमें सबसे ज्यादा किसको प्राप्त हुई है, भारत को। ठीक है, विश्व बैंक का अनुमान है, विश्व बैंक का जो अनुमान है उसको भी आर्थिक सर्वे में शामिल किया गया है। और ये राशि कितनी है, 100 बिलियन US डॉलर। ठीक है, भारत को सर्वाधिक विदेशों से धनराशि प्राप्त हुई है 2022 में, और कितनी प्राप्त हुई है, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो यहां पे दूसरा कथन हमारा सही है, ऑप्शन हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यहां पे देखिए सही नहीं पूछा हुआ है। तो देखिए विदेशी मुद्रा भंडार में आपको 2019-20, 2021, 21-22, 22-23 इन ऑप्शन में 4 वित्तीय वर्षों की बात की गई है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2019-20 में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो कितना था, 478 बिलियन डॉलर। ठीक है, अमेरिकी डॉलर में है। फिर 2020-21 में बढ़ गया है, 2020-21 में ये बढ़कर कितना हो गया था, 577 बिलियन US डॉलर। उसके बाद में 21-22 में भी बढ़ा है, ये बढ़ के कितना हो गया था, 607 बिलियन US डॉलर। और 22-23 में ये कम हो गया है। ठीक है, कितना हो गया है, 563। तो देखिए यहां पर अगर हम देखें तो 2019-20 से 2021-22 तक विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है, लेकिन 2022-23 में इसमें कमी आई है। तो अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए देखिए 20-21 की तुलना में 21-22 में विदेशी मुद्रा भंडार अधिक था, बिल्कुल सही है। 19-20 की तुलना में 20-21 में भी अधिक था, यह कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा है 21-22 की तुलना में 22-23 में देश में विदेशी मुद्रा भंडार अधिक था, नहीं, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि कम था। 2022-23 में विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो कम होके कितना हो गया है, 563 बिलियन डॉलर हो गया है। तो इसका मतलब हमको गलत कथन पूछा बता, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा इसमें। अगला है सामाजिक आधारभूत संरचना एवं रोजगार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त वर्ष 2023 से 2027 तक 14,500 पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे, ये आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है। ठीक है, 5 वर्ष हमारा ये है 27 से 27 तक, उसमें 14,500 पीएम श्री स्कूल की बात की गई है। दूसरा है शहरी रोजगार महामारी के पूर्व स्तर से अधिक हो गया है, नहीं। आर्थिक सर्वे में बताया गया है कि जो शहरी रोजगार का स्तर है वो महामारी के पूर्व का जो स्तर है उसके नजदीक आ गया है, उसके लगभग पहुंच गया है, लेकिन उससे अधिक नहीं हुआ है। तो यहां पे केवल पहला कथन ही सही है, ऑप्शन हमारा ए। अगला है निम्न पर विचार करें। एक तरफ हमको सेक्टर दे रखे हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र दे रखे हैं, और दूसरी तरफ उनकी वृद्धि दर दे रखी है। 2022-23 के आंकड़े हमारे पास में हैं। तो कृषि क्षेत्र में जो ग्रोथ रेट है 2022-23 में वो 3.5% है। ठीक है, बिल्कुल सही है। 21-22 पिछला जो वर्ष है उससे तुलना की गई है, अभी कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर पिछले वर्ष की तुलना में 3.5% बढ़ी है, ये कथन हमारा सही है। और उद्योग में 4.1% की वृद्धि हुई है, ये कथन भी सही है। सेवा क्षेत्र में 2.1% की वृद्धि नहीं हुई है, कितना अनुमान है, 9.1% ग्रोथ रेट का अनुमान है 2022-23 में सर्विस सेक्टर के लिए। तो यहां पे पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन हमारा सी। ठीक है, ओनली 1 और 2। अगला है
बजट में, सॉरी बजट नहीं होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए, आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेखित जेएम का पूरा नाम क्या है? तो आर्थिक सर्वेक्षण में जेएम का मतलब हमारा है जनधन, आधार और मोबाइल से है। ठीक है, जनधन, आधार और मोबाइल, ऑप्शन हमारा बी। अगला देखिए, भारत के वर्तमान रोजगार परिदृश्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2022 के मध्य बेरोजगारी की दर 8.3% से घटकर 7.2% रही है। तो बेरोजगारी की दर में कमी आई है, ऐसा आर्थिक सर्वे में बताया गया है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात में सुधार हुआ है और मनरेगा में श्रमिकों की मांग वैश्विक महामारी के पूर्व स्तर के लगभग आ गई है। तीनों कथन हमारे यहां पे सही हैं, ऑप्शन हमारा डी। अगला देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत कब तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? देखिए, ये जो हरित हाइड्रोजन मिशन है उसकी घोषणा बजट 2021-22 में की गई थी और इस मिशन के अंतर्गत जो ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, हरित ऊर्जा संसाधन, उनसे हाइड्रोजन के उत्पादन पर बल दिया गया है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो उत्पादन होता है वो CO2 का उत्सर्जन नहीं करता, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका उत्सर्जन नहीं करता। जैसे कि एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना एक तरह से क्या है, हरित हाइड्रोजन मिशन है। मतलब हरित हाइड्रोजन मिशन का मतलब हो गया कि भारत की जो पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता है उसको एक तरह से कम करना। ठीक है, हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है, भारत की पेट्रोल और डीजल पर जो निर्भरता है उसको एक तरह से कम करना। ठीक है, ताकि हमारी विदेशी मुद्रा भंडार जो एक तरह से बढ़ सके, विदेशों के ऊपर निर्भरता कम हो सके। तो इसका जो लक्ष्य रखा गया है आत्मनिर्भर होने का, वो है 2047 तक। ठीक है, जब भारत को आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे तब तक आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है, जलदूत ऐप का संबंध किससे है? ठीक है, जलदूत ऐप जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, कुओं के जल स्तर का पता लगाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी। इससे क्या होगा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल स्तर कितना है उतना उसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए शुद्ध शून्य का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? 2070 तक का, ऑप्शन हमारा डी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है आपको जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन से संबंधित है। भुगतान संतुलन में दो खाते होते हैं, एक तो होता है चालू खाता, दूसरा होता है पूंजी खाता, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो देखो, पहला लिखा हुआ है तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण चालू खाता घाटा जो है उसको वो बढ़ा है, तो ये आर्थिक सर्वे में बताया गया है। ठीक है, तेल की कीमतें बढ़ने से क्या हुआ, जो CAD है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसमें वृद्धि हुई है, पहला कथन सही है। पूंजी खाते का आधिक्य चालू खाते के घाटे से अधिक था, नहीं, दूसरा कथन हमारा गलत है। तो पहला कथन यहां पे सही है, ऑप्शन हमारा ए इसमें सही आंसर होगा। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की ऑनलाइन प्रणाली क्या है? ठीक है, देखिए, इस सर्वेक्षण में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम, ठीक है, इसकी चर्चा की गई है जो 2016 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये एक तरह से भारत में जो कृषि पदार्थ होते हैं, कृषि उत्पादन होते हैं, उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम कह सकते हैं। ठीक है, किसके लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, या जो भी खरीदार होते हैं वो ऑनलाइन व्यापार एक तरह से कर सके, उनको ऑनलाइन व्यापार की सुविधा करने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है उसको विकसित किया गया है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके, विपणन जो मार्केट की फैसिलिटी है वो मिल सके, मतलब क्वालिटी के अनुसार किसानों को उनकी उपज की कीमत मिल सके, इसके लिए विकसित किया गया है।
अगला देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% तक बढ़ने की संभावना है, ऐसी आशा व्यक्त की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण में पहला कथन सही है और सेवा क्षेत्र में 2022-23 में 9.1% वृद्धि की संभावना है, जिसको हमने ऊपर भी देखा था। तो दोनों कथन यहां पे सही हैं। ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा बी। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोविड-19 टीके की 120 करोड़ से भी अधिक खुराकें लोगों को दी गई हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि देखिए आर्थिक सर्वेक्षण में क्या बताया कि जो हमारी पॉपुलेशन है 102 करोड़ जो पॉपुलेशन है, उनमें जो यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ पे एक खुराकों की बात की गई, कितने डोज दिए गए हैं। तो इसमें बताया गया है कि 220 करोड़ से ज्यादा टीके जो हैं वो लोगों को लगाए गए हैं, जबकि यहाँ पे 120 लिखा हुआ है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो पहला कथन तो हमारा यहाँ पे गलत हो गया है। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन की बात इस सर्वेक्षण में कही गई है। ठीक है, लाइफ का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है उसकी, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। पर्यावरण के लिए जीवन शैली की बात इसमें की गई है कि पर्यावरण को, हमारे विकास के साथ साथ में पर्यावरण का हम ध्यान रखें, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे। दूसरा है, जीएसटी अब केंद्र और राज्य सरकारों की एक अहम राजस्व का स्रोत बन गया है। ठीक है, जीएसटी से जो रेवेन्यू होती है गवर्नमेंट को वो अधिक होती है, ये भी एक तरह से सही है। दूसरा और तीसरा कथन हमारा यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी। और देखिए जो बजट आया है, बजट 2023-24 की अगर हम बात करें तो उसमें जीएसटीसी से जीएसटी जो है वस्तु एवं सेवा कर है, उससे जो सरकार की प्राप्तियां होती हैं, तो उसमें जीएसटी का जो अंश है वो कितना है, 70% है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा होता है ऋणों से होती है सरकार को रेवेन्यू। सरकार की जो राजस्व प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है वो क्या है, बोरोविंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, ऋण एवं अन्य देयता। सेकंड नंबर पे जो आता है वो क्या है, जीएसटी, और जीएसटी का योगदान कितना है, 17%। उसके बाद में तीसरे नंबर पे जो आता है वो कौन है, इनकम टैक्स और निगम कर, आयकर, हिंदी में आयकर और निगम कर, इंग्लिश में इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है, दोनों का जो अंश है वो बराबर है, कितना है, 15%। ठीक है, दोनों का अंश कितना है रेवेन्यू में, 15%। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा कथन सही है, ऑप्शन हमारा सी। और फिर आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है उसको देखिए। आर्थिक सर्वेक्षण है, यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेखित लाइफ का पूरा नाम क्या है। LIFE शब्द जो यूज किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में, तो उसकी फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताई थी, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, पर्यावरण के अनुरूप जीवन शैली एक जन आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है, ये बात कही गई है, ऑप्शन हमारा बी।